हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी एसएससी की तैयारी करने वाले इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि एसएससी का एग्जाम जो है उस एग्जाम में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, जितने भी एसएससी के प्रीवियस पेपर हुए, उन सभी प्रीवियस पेपर एसएससी के जो लेवल के एग्जाम हैं उन सभी के जो पेपर हैं उन पेपर का जरूर सॉल्यूशन पढ़कर जाइएगा। यानी उन पेपर को क्या देखकर जाइएगा कि सॉल्व कैसे है, क्या नहीं है। यानी एसएससी में जो पेपर आए हुए हैं उन पेपर को आप एक बार जरूर देखकर जाइएगा। तो देखते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम के जो भी पेपर हैं उन पेपर का सॉल्यूशन एसएससी एग्जाम का। ठीक है, एसएससी एग्जाम में हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज है इसमें हम देखेंगे कि जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के पेपर को डिस्कस करेंगे। अब ये जो एसएससी के पेपर डिस्कस है इसके से क्या होगा कि जब आप एसएससी के पेपर को डिस्कस देखेंगे या एसएससी के पेपर का सॉल्यूशन करके जाएंगे तो उससे हमें ये मिलता है कि पेपर किस बिहाफ का था, पेपर किस तरीके का रहता है, क्या है, तैयारी में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखकर जाना। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि एसएससी एग्जाम है। एसएससी एग्जाम की अगर अपन बात करें तो देखिए यहां अपन ने देखा कि एसएससी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी सॉल्व पेपर 2016। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यानी 4 ऑप्शन में चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे इस चीज को समझना चाहते हैं कि पेपर किस बिहाफ से पूछा जाता है, क्या होता है, तो इस बात को समझेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है कि आपसे इसने क्या पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है। क्या पूछा है? सिमिलर वर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, सिनोनिम, जिसे आप क्या कहते हैं, सिनोनिम। तो यहाँ आपने जो देखा कि बेस्ट एक्सप्रेस मतलब इस जो वर्ड दिया है उसका सही अर्थ और दूसरा कौन सा वर्ड भी देता है, तो आपको ये भी देखना है। मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। जो नए बच्चे हैं वो इस बात को समझे कि आपको एक ऑप्शन जो दिया जाता है तो जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपको। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि पहला क्वेश्चन लिखा है एडवर्सिटी। अब ये जो एडवर्सिटी मीनिंग लिखा है, पहले आपको इस एडवर्सिटी मीनिंग का ठीक मतलब पता होना चाहिए। फिर उस मतलब के बाद आपको ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन का भी मतलब पता होना चाहिए, जब जाके आपका एक आंसर सही माना जाता है, या फिर आप टिक करेंगे तो उसके हिसाब से। तो यहां हमने देखा कि एडवर्सिटी का मतलब होता है दुखदाई। ये लिखा अपन है दुखदाई, ये लिखा अपन है कष्ट भरा जीवन। इसको अपन क्या कहते हैं, कष्ट भरा जीवन। तो यहाँ ये दुखदाई है, कष्ट भरा जीवन है। अब ये अपन कह सकते हैं दुख है, ठीक है, कष्ट है, परेशानी है। तो ये जितने भी वर्ड हैं इनमें से जो भी इसका सेंस देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। चांस क्या होगा, मौका, ठीक है। जॉय, खुशी, जॉय क्या है, खुशी। इसके बाद हमने देखा कैपेसिटी, क्षमता, और यहाँ देखा मिसफॉर्चून, तो ये कहलाएगा दुर्भाग्य। ये क्या कहलाएगा, दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य उसी का ही होता है जिसके जीवन में काफी परेशानियां होती है। तो जहां जिसके जीवन में परेशानियां हैं, जहां जिसके जीवन में दुख है, तो उसका जीवन कैसा कहलाएगा, मिसफॉर्चून है। तो मिसफॉर्चून इसका क्या कहलाएगा, आंसर। तो आपको आंसर किस पर क्लिक करना है, डी पर। आपके लिए ये जितने भी एसएससी का पेपर है, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट है, लवर है, या एसएससी को जो करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वोकैब है, बनवर्ड है, इनको जरूर याद रखें, ठीक है। इससे आपको काफी फायदा होता है। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच, क्या लिखा है, अपोजिट। इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। इतने बड़े क्वेश्चन में आपको वो कीवर्ड पकड़ना है कि एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेशन, सिमिलर पूछा है। इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट, यानी आपको वो सारी चीजें बताना। यहां लिखा है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना, या अपने का हटा देना, हटा देना।
तो यहाँ इसका जो टर्मिनेट लिखा है, इसका जो समाप्त करना लिखा हुआ है, इसका मीन्स जो देगा वो हम इसका आंसर मानेंगे। तो यहाँ क्या है, कन्फाइन क्या है, सीमित करना, सीमित करना, ठीक है। कमेंस शुरुआत करना, शुरुआत करना। प्रोग्रेस मतलब बढ़ावा, प्रोग्रेस मतलब बढ़ावा, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और रिपील, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है रिपील, तो रिपील का मतलब कानून निरस्त, ये लिखा अपन है कानून निरस्त, कानून निरस्त। तो यहां इसका जो भी वर्ड है, और पूछा क्या है, अपोजिट, तो अपोजिट यहाँ पर टर्मिनेट का क्या माना जाएगा कि आपसे क्या पूछा है, अपोजिट। तो अपोजिट का यहाँ जो आपको बताना है वो क्या है, देखिए अगर अपन किसी को समाप्त करेंगे या हटा देंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से स्टार्टिंग भी करना पड़ेगी, आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगी, स्टार्टिंग भी करना पड़ेगी उसके लिए। तो आंसर क्या कहलाएगा, कमेंस, आंसर क्या कहलाएगा, कमेंस। तो आंसर इसका अपोजिट का, टर्मिनेट का अपोजिट क्या होगा, कमेंस। फिर हम आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोर वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड्स यानी 4 ऑप्शन आपको दिए, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड, केवल 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट, यानी आपको जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से केवल एक वर्ड ऐसा है जो करेक्ट है। तो यहां लिखा है क्वांटिसेंस, क्वांटिसेंस, और ये लिखा है क्वांटिसेंस, और ये लिखा है क्वांटिसेंस। आप देख सकते हैं चारों मीनिंग एक जैसे है, पर इन चारों मीनिंग में से जो मीन्स डिक्शनरी के हिसाब से है, वोकेब के हिसाब से, वो जो सही होगा वो हमारा आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिसेंस है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सब में अंतर आता चला जाए। तो क्वांटिसेंस में हमेशा याद रखिए कि क्वांटिसेंस जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, क्वांटिसेंस की मीनिंग होती है QUINTESSENCE। अब यहां देखिए, यहां पर ए लगा हुआ है, यहां पर क्या है, SESSENCE लिखा हुआ है। तो देखिए और कुछ ना कुछ मिस्टेक कहीं ना कहीं करके देगा, तो इस तरीके से आंसर क्या कहलाएगा हमारा, क्वांटिसेंस यानी बी। इसका मतलब होता है तार्किक, तार्किक, या अपन कह सकते हैं सटीक, तार्किक यानी सटीक। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका, बी, आंसर क्या कहलाएगा, बी। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एरर बेस्ड, अगला क्वेश्चन किस पर है, एरर बेस्ड पर। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, यदि फार्मर जो है उसको वॉशिंग मशीन मिलती या होती, हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। देखो यहां इफ के बाद सब्जेक्ट लिखा है फार्मर, गॉट क्या है बल्कि सेकंड फॉर्म, ए वॉशिंग मशीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है ए टेंस, फिर अपन कहते हैं बी टेंस। एक होता है ए टेंस और दूसरा होता है बी टेंस। ए टेंस की अगर अपन बात करें कि अगर इफ के साथ पहला वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो, इसका क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहां जो बी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आती है, यहां जो बी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आती है वो भी क्या होती है, पास्ट होती है, वो भी क्या होती है, पास्ट। तो जैसे यहां पर लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर इसका पास्ट क्या होगा, कुड। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। तो इस तरीके से इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ, हिज वाइफ क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, तो यहाँ कैन नहीं होगा, कैन की जगह इसका पास्ट क्या कहलाएगा, कुड। कैन की जगह क्या कहलाएगा, कुड। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन में यहां पर गेट होता, यहां पर क्या होता, गेट। अब फार्मर है तो क्या होता, गेट्स। तो फिर यहां पर कैन की जगह कैन ही ठीक रहता, यानी प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट चलता है और पास्ट के साथ पास्ट चलता है। तो यहां कौन से पार्ट में, ये कैन किस पार्ट में आ रहा है, बी में। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, बी। आंसर क्या कहलाएगा, बी। कंडीशनल सेंटेंस में पूरी की पूरी एक सीरीज अलग बनाई जाएगी आपके लिए, तो आप उसको भी देखकर जाइएगा। तो फिलहाल आंसर क्या कहलाया, बी। फिर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो लिखा हुआ है दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द सेफ दे हैव टू ट्रेवल ऑन। ठीक है, नो एरर
फोर। यानी जिस पार्ट में आपने देखा दे हैड ऑफन हेयर्ड अबाउट द शेप दे हैव टू ट्रेवल, तो यहां देखें क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। हेड क्या है, पास्ट परफेक्ट। हेड क्या है, पास्ट परफेक्ट। हेड क्या है, वर्ब। और यहाँ अबाउट द शेप दे क्या हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ जो हैव लिखा है अगर ये पास्ट है तो यहाँ का ये भी क्या कहलाएगा, पास्ट। तो यहाँ हैव की जगह यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, हेड का। किसका प्रयोग करेंगे, हेड का। तो आंसर क्या कहलाएगा, इसमें कौन से ऑप्शन में जा रहा है, सी में। तो आंसर क्या कहलाएगा, सी। आंसर क्या कहलाएगा, सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ही हैड नो सूनर नंबर 1 सीन वन कंटिनेंट, बी व्हेन ही सो अनदर, और सी नो एरर, डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि यहाँ क्या लिखा है, नो सूनर। तो नो सूनर की अगर अपन बात करें तो यहाँ नो सूनर अगर लिखा हुआ हो, ये लिखा कंजक्शन अपन ने नो और ये सूनर, तो नो सूनर के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, देन का। किसका प्रयोग करते हैं, THAN, देन का। तो यहाँ क्या लिखा है, वेन की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, THAN। अब ये जो पार्ट है वो किसकी तरफ जा रहा है, सी, यानी सी पार्ट में मिस्टेक है। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारे लिए, सी। आंसर क्या कहलाएगा, सी। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देखिए, सेंटेंस गिवन ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, ये सभी वही चीज है। इसके आगे की जो भी लिखा हुआ आप केवल इसमें कीवर्ड पकड़िएगा कि कीवर्ड क्या है, किस तरीके का, बात बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां लिखा था सी विथ हिज क्रेन। जो सीप था जहाज विथ इट्स क्रेन, अपने नाविकों के साथ ब्लैंक बॉर्न टू द बॉटम ऑफ द सी। तो यहां अगर विथ से, ये लिखा विथ से, अगर विथ से डबल सब्जेक्ट जोड़े जाए, विथ से क्या किए जाए, डबल सब्जेक्ट जोड़े जाए, और फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग या मेन वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, और ये लिखा सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा, सीप। सीप कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो इन सब में से क्या आएगा, हैज है, हैव है, आर है, और नन ऑफ दीज है। तो आंसर क्या कहलाएगा, ए। आंसर क्या कहलाएगा, ए। अगर विथ से 2 सब्जेक्ट जोड़े जाए तो हमेशा याद रखिएगा पहले वाले सब्जेक्ट को हम रेफरेंस देंगे। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर है, और पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या कहलाएगी, प्लूरल। तो आंसर क्या कहलाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही ब्लैंक टू गो देयर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये लिखा है आस्क और ये लिखा है इफ। तो ये क्या बनना है, इनडायरेक्ट नरेशन। ये कौन सी नरेशन बन रही है, इनडायरेक्ट नरेशन। ये लिखा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी टेंस आता है यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्टर को छोड़कर जो भी टेंस आता है वो किस कंडीशन में जाता है, पास्ट में जाता है। किस में जाता है, पास्ट में जाता है। तो यहां पर पास्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ मे लिखा है, मे क्या है, प्रेजेंट, माइट क्या है, पास्ट। फिर हमने बात की कैन क्या है, प्रेजेंट, कैन क्या है, प्रेजेंट, और ये लिखा विल भी क्या है, प्रेजेंट, यानी वर्ब में प्रेजेंट है। अगर वर्ब में प्रेजेंट है और ये लिखा आस्क, तो इनडायरेक्ट नरेशन हम किस में मानते हैं, पास्ट में। तो आंसर क्या कहलाएगा, माइट। ठीक है, आंसर क्या कहलाएगा, माइट। इनडायरेक्ट नरेशन पास्ट में रेफरेंस करते हैं, तो आंसर क्या कहलाएगा, माइट। अगला, फिर हमने आगे का क्वेश्चन लिखा, देखिए, आई नो ब्लैंक सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। जब भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है आई नो, तो इसमें हम नो के बाद सर्टेन जो होता है तो इसमें अपन पूरा वर्ड लिखते हैं फॉर सर्टेन, निश्चितता के लिए, श्योरिटी के लिए। या तो आप फॉर सर्टेन लिखिए या फिर अकेला आप किसका प्रयोग करेंगे, श्योर का। आप किसका प्रयोग करेंगे, श्योर का। तो यहाँ क्या लिखा है, सर्टेन। सर्टेन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फोर। आंसर क्या कहलाएगा, फोर। आंसर क्या कहलाएगा, फोर। या तो आप श्योर अकेला लिखिए या फिर फोर सर्टेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आगे के क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जगह केवल आप उस कीवर्ड को देखिए कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ लिखा है ईडियम फेरिस। क्या लिखा हुआ है? ईडियम एंड फेरिस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि आपको ईडियम जो फेरिस है या वोकैब है, बनवर्ड है, वो याद नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप जैसा का जैसा वर्ड है उसको वैसे के वैसे याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्ड दिया आपने सेम टू सेम ले जाना चाहते हैं, आप उसमें कुछ भी हेर फेर करना नहीं चाहते। देखिए आपका सिलेक्शन है, आपकी जिंदगी है, आपकी मेहनत है, आप किसी की बात मत सुनिएगा। ठीक है, कुछ सारी चीजें आपको पढ़ना भी है, सारी चीजें करना है, लेकिन फिर भी आप कभी किसी की बात मत सुनिएगा। कहते हैं, बड़ी कहावत में कहा जाता है, सुनो सबकी करो मन की। आपके लिए बेस्ट तरीका है याद करने का कि इस तरीके के वोकैब है, बनवर्ड है, ईडियम फेरिस है, अन्य चीजें आपसे हो जाएंगे नो डाउट। लेकिन जब भी आप ईडियम फेरिस है, बनवर्ड है, वोकैब है, इन चीजों को जब भी आप याद करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा, कि आप इन वर्ड में कोई ना कोई इस तरीका तो अपना लीजिएगा कि ये वर्ड में अगर मैं ये जोड़ दूं तो मुझे याद हो जाए। बस इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि कैसे याद कर रहा है, अरे कहीं का ईट कहीं का कुछ लगा रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें याद करना। तो जैसे मैं कहूं कि ये लिखा है टू ईट हम्बल पाई। हम्बल क्या है? अगर मैं इस वर्ड को ले लूं और इस वर्ड को मैं अलग अलग कर दूं, तो जैसे मैंने अलग किया टू ईट, ये मैंने कहा टू और ये मैंने लिखा ईट, फिर मैंने कहा हम्बल, मैंने लिखा हम्बल और फिर मैंने लिखा पाई। अब मैंने ये तीनों अलग अलग टू ईट खाने के लिए, हम्बल मतलब विनम्र और पाई मतलब कचौड़ी, पाई मतलब कचौड़ी। ठीक है, यानी शिष्टता दिखा रहे हैं आप उसमें। अब पाई है, आपको मान के चलिए आप घर पे खाते हैं, जब आप घर पे खाते हैं तो आपको भी पता है कि किस तरीके से खाया जाता है, क्या है क्या नहीं है, हमें किसी की फिक्र नहीं होती है। वही हम किसी के यहाँ पर चले जाए, गेस्ट बन के चले जाए और फिर कोई हमें पाई दे दे, क्या दे दे? पाई, खाने के लिए कचौड़ी दे दे। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम बहुत सभ्य तरीके से पेश आते हैं, सभ्य तरीके से पेश आते हैं। यानी टू हम्बल पाई का मतलब हो गया एक तरीके से सभ्य पेश आना, सभ्यता दिखाना, ये ना। तो ये पूरा एक वर्ड है। तो ये लिखा है टू ईट एन अनसेवरी पाई, टू सेव सच फूड दैट इज रोटन, जो सड़ चुके हैं, टू एड अंडर ह्यूमिलिएटिंग, हम्बल मानवता, या अपन ने कहा विनम्रता, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, टू गिव इनटू पॉलिटिकल प्रेशर। अब पॉलिटिकल प्रेशर में तो खाओगे नहीं, रोटन यानी सड़ा हुआ नहीं खाओगे, अनसेवरी जिसको ठीक ही नहीं है, वो अच्छा माल नहीं, उसको नहीं खाओगे, तो फिर किस तरीके से खाओगे? और वैसे भी हम शिष्टता में खाते, किसी के यहाँ जब जाते हैं तो हम शिष्टता में खाते हैं। तो आंसर क्या कहलाएगा? इसे आप किसी की मत सुनिएगा, आप कुछ भी मत देखिए अपने वोकैब। ज्यादातर स्टूडेंट वोकैब को लेकर काफी परेशान रहते हैं। तो आप जैसे आपने देखा होगा एक जीएस सब्जेक्ट था, जीएस में कोई सेंटेंस को कोई लेना देना नहीं होता है, बस उन्होंने कहा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। अब रेडियो का आविष्कार किया कि मार्कोनी याद नहीं हो रहा, तो उन्होंने बता दिया मार्कोनी मार्कोनी हो गया। उन्होंने भी तो ऐसा किया ना जीएस याद कराने के लिए, जीएस के जो भी स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया। फिर हमें भी इंग्लिश में वैसा ही सोचना चाहिए कि अगर एक वर्ड जो लिखा हुआ है उस वर्ड को हम तोड़ मरोड़ दें, कैसे भी करें, तोड़ मरोड़ कैसे भी करें तो उसका आंसर याद हो जाए बस। तो ईट हम्बल पाई का क्या हो गया कि हमने अलग अलग किया, तो यहाँ पर लिखा विनम्रता। पाई तो खाना है हमें, लेकिन कैसे खाना है? विनम्र होकर खाना है, सभ्य होकर खाना है। तो आंसर क्या कहलाएगा इसमें? सभ्य क्या है? सी वाला। तो इस तरीके से आप आंसर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किस तरीके का क्या जाएगा, क्या है क्या नहीं, आप बस याद। टू एंड इन स्मोक यानी खत्म करना, खत्म करना। अब ये जो खत्म करना है वो क्या है? देखो ये लिखा है टू फेल, टू क्रिएट स्मोक, टू एंड, और ये लिखा है टू एमिट स्मोक। क्या लिखा हुआ है? टू एमिट स्मोक। ठीक है, टू एमिट स्मोक। तो यहां पर एंड कर रहा है टू फेल, यानी उसने इस चीज को क्या कर दिया? फेल कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। एंड नहीं आएगा, टू फेल ईडियम का सेंस अलग रहता है, तो टू फेल आंसर क्या कहलाएगा? टू फेल।
इसके बाद फिर हमने आगे का क्वेश्चन लिखा टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि अपने मान के दो दोस्त हैं, अब उनके बीच में कोई सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट। तो सीक्रेट भेद खोलना, भेद खोलना क्या होगा? भेद खोलना। तो यहां रिवील पार्शियल ट्रूथ, टू बी अनटिडी, टू रिवील अ सीक्रेट और टू कंसील अ फैक्ट। तो यहां पर क्या भेद खोलना है? भेद खोलना है तो क्या कहलाएगा? टू रिवील सीक्रेट। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए 13-15। अब 13-15 में क्या है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? ये लिखा अपन है सब्स्टिट्यूट, यानी ये क्या कह रहा है? वन वर्ड। क्या जाएगा? वन वर्ड। तो देखिए कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले की भावना में, बदले की भावना में कत्ल करना, कत्ल करना यानी किसी को मारना। तो यहां पे मसाके मानव हत्या, या अपन कहते हैं इसको पूर्ण रूप से अपन कहते हैं, ये लिखा हुआ है हत्याकांड। ठीक है, ये क्या माना जाएगा? हत्याकांड। ये लिखा अपन ने हत्याकांड। होमिसाइड मतलब मानव हत्या, मानव हत्या। फिर अपन ने लिखा बैंड, और रेजिसाइड मतलब राजा हत्या, राजा की हत्या। ठीक है, और ये बैंडेटा लिखा है दुश्मन की हत्या, दुश्मन की हत्या यानी बदले की भावना में किसी को मारना। तो आंसर क्या कहलाएगा? बैंडेटा। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। द थिंग कैन बी इजिली ब्रोकन, थिंग कैन बी इजिली ब्रोकन, वस्तु जो आसानी से तोड़ी जा सके। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्राइटल। ब्राइटल मतलब भंगुर, यानी ये कहा अपन ने भंगुर। ब्राइटल क्या कहलाएगा? भंगुर, नाजुक। ब्राइटल क्या कहलाएगा? नाजुक। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो जिसकी कोई अस्तित्व ना हो, यानी उससे कोई लेना देना। नॉनेगेरियन मतलब 90 से 90 साल का जो व्यक्ति होता है, 90 साल का, उसको कहते हैं नॉनेगेरियन। नॉनेटिटी, और ये लिखा है नॉन पैरियर, और ये लिखा है नॉन कंफर्मिस्ट। तो नॉनेटिटी क्या कहलाता है? अस्तित्वहीन, अस्तित्व, और ये ही अस्तित्वहीन मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आंसर क्या कहलाएगा? फिर देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तो आगे का क्वेश्चन लिखा 16 to 20। 16 to 20 की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या सेंटेंस इन अंडरलाइन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन टू अंडरलाइन पार्ट बी विल इंप्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन। बाकी सब लिखा है, यानी नो इंप्रूवमेंट बताना। आंसर ना हो तो फिर हम किसे टिक करेंगे? नो। द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स, ये जो ट्राइब है वो क्या है, किस तरीके के? तो ये जो जनजाति है वो अपने रीति रिवाजों के साथ रहती है। तो इसका क्या कहलाएगा? बाय। रीति रिवाजों के साथ कहलाती है तो क्या होगा? बाय। यानी ये जो लिखा हुआ है बिथ, ये क्या लिखा हुआ है? बिथ। ये जो लिखा हुआ है बिथ, इसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय का, क्योंकि कस्टम यानी रीति रिवाजों के साथ में, ट्राइब जनजाति जो है वो रीति रिवाजों के साथ रहती है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? बाय। फिर हम आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है डम फाउंडेड बाय द एक्यूजेशन ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेक्ट। तो यहां पर जो लिखा हुआ है सीरियस करेक्ट है, या फिर लिखा है सर्टेन है, या फिर सेवर लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है? नो इम्प्रूवमेंट। तो यहां पर क्या लिखा है? डम फाउंडेड बाय द एक्यूजेशन ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, यानी करेक्ट है, या फिर हमें सर्टेन चाहिए, या फिर सेवर चाहिए, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर क्या है इसका? नो इम्प्रूवमेंट। पूरे सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको, अगला क्वेश्चन लिखा है रामू नेवर, क्या लिखा है? नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सर्टेन ईच टाइम ही प्लेस, जब भी उसे मौका मिलता है तो वो एक अच्छी सेंचुरी जरूर बनाता। तो देखिए मौका मिलता है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में जा रहा है? प्लस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव के साथ अपन नेवर का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? ऑलवेज। यानी जब भी उसे मौका मिलता है तो वो अपने मौके में हमेशा सेंचुरी बनाता है, यानी अच्छा खेलता है। तो ऑलवेज, हमेशा। इसके आगे अगर अपन बात करें तो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए
he is given to gambling and drinking. Given away, given up, no improvement. तो is given to, ये जो लिखा हुआ given to यानी इसने उस चीज को क्या कर दिया, त्याग दिया, खत्म कर दिया। तो आंसर क्या कहलाएगा, देखिए गिविंग अवे की अगर अपन बात करें तो गिविंग अवे क्या होता है, गिविंग अवे वितरित करना, गिविंग अवे मतलब वितरित करना, वितरित करना। गिवन अप, अब क्या लिखा हुआ है, गिवन अप, गिवन अप मतलब त्यागना, गिवन अप क्या हो गया, त्यागना। फिर आगे अपन ने देखा तो आगे क्या लिखा हुआ है, गिवन, गिवन इन, ये होता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। तो यहां पर उन्होंने छोड़ दिया तो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, हमें किसी भी तरीके की किसी चीज की जरूरत नहीं चाहिए। I would soon walk then stand in the cold waiting for the bus, मैं इस ठंड में इंतजार करूंगा जब तक कि बस ना आ जाए। तो यहाँ पर जो सून लिखा हुआ है, देखिए हार्डली है, लॉन्गर है और सूनर है और नोर। तो सून नहीं होता है, सून की जगह पर क्या आएगा, सूनर, क्या आएगा, सूनर, सून की जगह पर क्या आएगा, सूनर। फिर हम देखते हैं लास्ट, देखिए पैसेज। अब आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है, पैसेज। पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, जरूरी नहीं कि आप उसकी हिंदी निकाल पाओ, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखिएगा कि पैसेज को इतने अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा कि आप उसको समझ पाए। देखिए द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ये लिखा अजनबी। एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड, यानी जो अजनबी था वो रॉबिन का जो बैंड था उसे ज्वाइन करने के लिए सहमत हो गया। ओनली वन कंडीशन, एक शर्त था, ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरो, वो चाहता था कि एक कंपटीशन, प्रतियोगिता कराई जाए, एक कंपटीशन कराया जाए, किसका, तीर का, विथ रॉबिन, रॉबिन के साथ। इफ ही वाज डिफीटेड, अगर वो हार गया इन दैट कंपटीशन, इस कंपटीशन में, ही वुड ग्लैडली जॉइन रॉबिन एंड हिज मैन, तो वो आसानी से रॉबिन और उसके बैंड को और उसके लोगों को ज्वाइन करेगा। Soon arrangement for the competition was made, और तुरंत ही अरेंजमेंट किया गया। रॉबिन मेट कार बुल बाय आई ऑन द ट्रेन ऑन ऑफ अ ट्री एट, ठीक है, ऑफ अ ट्री। अब यहाँ क्या हुआ कि एक जो ट्री थी उस पर इसको बुल की जो आंख थी वो लगा दी, और बुल की जो आंख लगाई उसके बाद देखिए इसके आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर अबाउट 50 यार्ड, यानी 50 कदम की दूरी पर एक बुल की जो बैल था उसकी आंख लगा दी गई, ठीक है। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुली शॉट एन एरो व्हिच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल आई। अब यहाँ क्या रहा कि जो अजनबी आया था उसने तीर उठाया, तीर उठाकर धनुष उठाया और तीर चलाया, तो वो जाकर बिल्कुल जो बुल था उसकी आंख में लग गया। रॉबिन्स मैन वर सरप्राइज्ड एट द मैन स्किल, उसके इस स्किल को देखकर जो रॉबिन के लोग थे वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए। देन रॉबिन टुक द बो एंड शॉट एन एरो व्हिच नॉट ओनली हिट द बुल आई। अब रॉबिन की बारी, तो रॉबिन ने जब उसको तीर चलाया तो ना सिर्फ वो बुल की आंख में लगा इन द सेंटर, बल्कि ब्रोक द स्ट्रेंजर एरो इन द मिडिल, बल्कि वो जो स्ट्रेंजर ने पहले जो तीर चलाया था उस तीर को बिल्कुल बीच में से काटते हुए चला गया, और कहा, बुल की आई पर जाकर। रॉबिन thus proved that he had better skill than the stranger, रॉबिन ने इस बात को प्रूव कर दिया कि उसकी जो स्किल है वो स्ट्रेंजर से ज्यादा बेहतर है। The stranger was amazed to see his and said, I have never seen such a skill in life, मैंने आज तक ऐसी स्किल कभी नहीं देखी, मैंने आज तक ऐसी स्किल कभी नहीं। It will be a pleasure for me to join you and your men, अब मैं मुझे खुशी है कि मैं अब आपके बैंड को ज्वाइन कर सकता हूँ और आपके लोगों को भी ज्वाइन। माय नेम इज जॉन लिटिल, ठीक है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम हिम, अब उन्होंने खुशी से उसका स्वागत किया। बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन द वुड बी नोन लिटिल जॉन, ठीक है। अब उसने कहा कि अब आपको किस नाम से जाना जाएगा, लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, लिटिल जॉन। यानी ये पूरा एक पैसेज था कि इसमें एक स्ट्रेंजर था, वो आना चाहता था, उसके रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करना चाहता था, पर उसने एक शर्त रखी थी कि रॉबिन के साथ तो मैं मिलूंगा, लेकिन उसने जो शर्त रखी थी वो शर्त क्या थी, वो शर्त ये थी कि मैं पहले एक प्रतियोगिता आयोजित करवाऊंगा,
और जो वो प्रतियोगिता होगी वो क्या होगी कि एक तीर चलाया जाएगा और तीर जो है वो बैल के आंख में जाके लगेगा। दोनों ने वही काम किया कि पहले जब वो स्ट्रेंजर की बारी है तो उसने निशाना लगाया, सही जगह लगा। उसके बाद जब रॉबिन की बारी आई तो रॉबिन ने भी निशाना लगाया, पर उसका बेहतर था किस बात को लेकर कि उसने जब तीर चलाया तो वो जो तीर था उसके तीर में से चीरता हुआ चला गया और सही जगह पर जाके लगा। उससे प्रूफ हो गया कि आदमी भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, यानी एक अच्छा स्किल व्यक्ति है। तो इस तरीके से था और फिर उसके बाद उसने उसमें ज्वाइन कर लिया। What was the stranger condition for joining the Robin band? यानी जो स्ट्रेंजर था उसकी क्या कंडीशन थी रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए? Only if and Robin have a competition of shooting arrow. Only if he is defeated by Robin in a competition of shooting arrow. Only if he should be better than Robin in shooting arrow. वो चाहता था कि ठीक मैं उससे बेहतर हूँ. Only if Robin would let him be better at shooting arrows. तो किस तरीके से क्या? तो यहां अगर अपन बात करें तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? ओनली इफ ही रॉबिन हैव अ कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग। केवल कॉम्पिटिशन नहीं, ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ अ शूटिंग एरो। वो चाहता था कि मैं रॉबिन को डिफीटेड करूं। तो आंसर क्या कहलाएगा? बी। आंसर क्या कहलाएगा? बी। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड रॉबिन मैन डू। ठीक है, रॉबिन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? तो रॉबिन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? दे रिफ्यूज टू लेट, यानी रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया प्रूफ करने। दे सेंड द स्ट्रेंजर अवे, हटा दिया। दे मेड अरेंजमेंट फॉर द कंपटीशन। हाँ, तुरंत ही क्या किया? अरेंजमेंट किया। तुरंत ही क्या किया? अरेंजमेंट किया। तो आंसर क्या कहलाएगा? सी। आंसर क्या कहलाएगा? सी। फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम। क्या स्ट्रेंजर को कैसे पता चला कि जो रॉबिन है वो मुझसे ज्यादा बेहतर है? तो यानी क्या व्हेन रॉबिन एरो ही सेट द बुल, नहीं, केवल बुल के हाथ में लगा, इससे नहीं हुआ था। व्हेन रॉबिन एग्रीड टू लेट हिम कम्पीट, क्या वो कॉम्पीट यानी प्रतियोगिता के लिए मान गया था? ये भी नहीं। व्हेन रॉबिन बीट हिम इन द कॉम्पिटिशन, या व्हेन रॉबिन एरो हिट द बुल आई एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर एरो। हाँ, कौन सा होगा? आंसर डी। यानी ना सिर्फ वो एरो लगा बल्कि वो उसके स्ट्रेंजर का जो एरो था उसको चीरते हुए चला गया था, तो इसीलिए उसको बेहतर स्किल लगी। फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखें। इसका क्वेश्चन आप ही बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए क्या है, सबसे लास्ट में है व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम। रॉबिन ने उसको क्या नाम दिया? तो लिटिल रॉबिन, जॉन लिटिल, रॉबिन या लिटिल जॉन। तो आंसर देखिए, रॉबिन लिटिल नहीं दिया था, रॉबिन तो उसका खुद का नाम था। अब यहाँ पर फंस जाएंगे, जॉन लिटिल था और लिटिल जॉन था। तो आंसर क्या था? लिटिल जॉन। क्या था? लिटिल जॉन। आंसर क्या था? लिटिल जॉन। फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के बाद रॉबिन ने क्या किया? ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड चेंज हिज नेम। उसने वेलकम किया, यानी स्वागत किया और इसका नाम चेंज कर दिया। ही चेंज स्ट्रेंजर नेम, डायरेक्ट स्ट्रेंजर का नाम चेंज कर दिया? नहीं, ही वेलकम द स्ट्रेंजर, ही सेंट स्ट्रेंजर अवे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या कहलाएगा? पहला वाला। आंसर क्या कहलाएगा? पहला वाला। ना सिर्फ उसने उसको कॉम्पिट किया बल्कि उसका नाम भी चेंज कर दिया, यानी ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड द चेंजेस नेम। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरा का पूरा पेपर किया। जब आप पेपर को करते हैं, अनसीन पैसेज को करते हैं, तो केवल और केवल उसकी समझ लेकर चलिएगा, क्योंकि आपको पूरा पैसेज को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसकी हिंदी निकालो या उसको फिर और जाना करो। केवल आप उसके मीन्स को समझते जाइए, जो भी मीन्स है उसको अंडरस्टैंड करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एसएससी का पेपर सॉल्व किया। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाओ। कौन पढ़ा?
सही है अभी पहले से? चलो क्या चल रहा था?